हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। जो सपना आप लोग लेकर के चले हैं उसको लिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अबुल फजल और उसकी एक जो प्रमुख पुस्तक है अकबरनामा, या कुछ लोग कहते हैं आईने अकबरी। मैंने टाइटल डाला हुआ है इस पर, आईने अकबरी। ध्यान रखिएगा, यानी कि अकबर के समय का एक पुस्तक है जिसमें उसके समय की बहुत सारी जानकारियों को इसमें समाहित किया गया है। आज हम इन दोनों मुद्दों पर, यानी अबुल फजल पर और उसकी पुस्तक आईने अकबरी पर, दोनों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमने पिछली कुछ क्लासों में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं जहां से यूपीएससी, स्टेट पीएससी आपके कई तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चर्चा की थी, तो इब्न बतूता के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। उसी तरीके से कश्मीर का जो शासक है आपका जैनुल आबदीन, उसके बारे में चर्चा की थी। उसी तरीके से एक विदेशी इतिहासकार कह सकते हैं जिस जो भारत में आया था, उसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की। याद, नाम तो याद आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो उस तरह की हमने एक श्रृंखला शुरू की है मध्यकालीन भारत को लेकर के। उसी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबुल फजल के बारे में। अकबर के 9 रत्नों में से एक, उसका बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा जिस पर वो भरोसा करता हो, वो व्यक्ति है। और उसने अकबर के समय की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें अपनी पुस्तक में समाहित करके एक इतिहास लेखन की एक नई परंपरा की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मुगल शासक या दिल्ली सल्तनत में कभी भी किसी भी शासक ने इतिहास लेखन की परंपरा शुरू नहीं की। इतिहास लेखन की थोड़ी बहुत परंपरा जो थी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में हिंदू शासकों की यहां मौजूद थी, ठीक है ना, जिसकी चर्चा मैंने पिछले एक बार क्लास में और भी की थी कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कहा है कि यह प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि अपने दिन का कुछ समय प्रतिदिन इतिहास लेखन के लिए उसे निकालना चाहिए। सोचिएगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र में यह वर्णन है, ठीक है। और उस समय से सोचिए कुछ शासकों ने यह काम किया भी, ठीक। लेकिन मुगल या दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं, मुस्लिम शासक हैं, उनमें से किसी ने भी इतिहास लेखन की यह परंपरा शुरू नहीं की। पहली बार यह इतिहास लेखन की परंपरा अबुल फजल के समय शुरू हुई। अकबर के दरबार में रह करके अबुल फजल ने शुरू किए और इसको औरंगजेब तक विभिन्न लोगों ने आगे बढ़ाया। हालांकि औरंगजेब के बाद यह परंपरा फिर से खत्म हो गई। अलग बात है कम हो गई या खत्म हो गई, लेकिन परंपरा शुरू हुई थी। तो इस मामले में अबुल फजल का एक महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम इसी में विशेष तौर पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें हम अकबर के समय की जितनी भी इसमें जानकारी दे रखी है उन सभी जानकारियों की चर्चा करेंगे। प्लस ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस समय मुगल शासन कैसा था, कैसा नहीं था, और अबुल फजल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसका व्यक्तिगत जीवन और किस तरीके से उसने जीवन जिया, किस तरीके से उसने अपने काम किए। क्या उसकी एक ही किताब थी अकबरनामा या कुछ और भी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अबुल फजल और उसकी पुस्तक आईने अकबरी के बारे में। चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम इसमें दो चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अबुल फजल, एक उसका सामान्य परिचय, और दूसरा अकबर के संदर्भ में लिखी गई उसकी पुस्तक अकबरनामा, या जिसे हम कभी कभी आईने अकबरी भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक का वास्तविक जो नाम है वो अकबरनामा है। यही उसकी वास्तविक पुस्तक है, ध्यान रखना। क्या है? वास्तविक पुस्तक यही है। इस पुस्तक का ध्यान रखना, तीसरा भाग है ये। क्या है? तीसरा भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं।
तीसरा भाग है ये, यानी अकबरनामा के 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो तीसरा भाग है वो यही है जिसे हम क्या कहते हैं, आईने अकबरी। और आईने अकबरी में कंडीशन क्या है कि इसमें आईने अकबरी में मूलतः अकबर के समय की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ज्यादा दी हुई है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा चर्चा मिलती है। तो इसमें अकबर के समय की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी है, जानकारी। बाकी अकबर के जो अन्य जो पार्ट है अकबरनामा के, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें ऐतिहासिक जानकारी है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में है इतिहास, यानी कि इससे पहले का जो कुछ भी इतिहास है वो उसने अकबरनामा के पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखा है। और पार्ट 3 में जो आईने अकबरी है उसमें मूलतः उसने प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो ये अंतर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं अबुल फजल और अबुल फजल की आईने अकबरी या अकबरनामा के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी कि इसका जो वास्तविक नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक, यानी कि मुबारक का बेटा, यानी कि इसके जो पिता है उसका पिता का नाम है शेख मुबारक, ध्यान रखेगा। और इसीलिए इब्न मुबारक का मतलब ही होता है मुबारक का बेटा, ठीक है ना। इसे हम अबुल फजल अल्लामी भी कहते हैं, जिसका जन्म 14 जनवरी 1551 को, ध्यान रखना, कहां पर हुआ था, आगरा में ही हुआ था, ध्यान रखना। और 22 अगस्त 1602 में इसकी मृत्यु हो गई थी, कहां पर, दक्कन। और ध्यान रखना, मृत्यु हुई नहीं थी बल्कि इसकी हत्या की गई थी। जहांगीर यानी कि उस समय सलीम जो थे, उन्होंने अपने विश्वास पात्र व्यक्ति बीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या करवाई गई थी, ध्यान रखना। तो इसकी हत्या करवाई गई थी किसके द्वारा, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, जो आपका कहा जाए बुंदेलखंड का शासक है, बीर सिंह बुंदेला, ध्यान रखना। और इसकी हत्या करवाई थी सलीम ने, ओके, जिससे बाद में क्या नाम दिया गया, जहांगीर। क्यों करवाई थी, उसके पीछे कारण था, क्योंकि जहांगीर यानी कि सलीम जो है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्यादा शराब का शौकीन था, ठीक है ना। पिता की बात नहीं मानता था, इलाहाबाद में पड़ा रहता था पिता की बातों की अवहेलना करके। तो ऐसे में कुछ लोगों ने यह कोशिश की थी कि सलीम ना सही तो सलीम के बेटे ही सही, उनको शासक बना देते हैं। शायद हो सकता है इस दबाव में सलीम सुधर जाए, या फिर ना हो तो कम से कम सलीम का बेटा ही सही, जिसमें 2 नाम आपको मिलते हैं सलीम के बेटे यानी जहांगीर के, एक खुसरो और एक खुर्रम। तो उसने यही समझा कि अबुल फजल भी मेरे बेटे के पक्ष में है, मेरे खिलाफ है। अकबर तो खिलाफ है ही और ये भी मेरे खिलाफ है, इसलिए उसने जानबूझ करके उस व्यक्ति की हत्या करवा दी जो अकबर का सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है, ध्यान रखें। इसीलिए यह सब किया गया था। आई थिंक इट इज क्लियर। इनके पिता शेख मुबारक हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो लोग हैं ये बेसिकली सिंध के निवासी थे। कहां के थे, सिंध के निवासी, ध्यान रखिएगा। और ये अपने समय में इनके पिता यानी कि इनके दादा वगैरह जो हैं, ठीक है ना, शेख मूसा यानी कि शेख मुबारक के दादा, या कह सकते हैं अबुल फजल के परदादा। शेख मूसा सरहिंद में यानी कि हिंद सिंध में ही रहते थे। शेख मूसा ये अबुल फजल के परदादा हैं। किसके, अबुल फजल के परदादा। और ये सिंध में निवास करते थे। ये बाद में यहां पर कहां आके बस गए, ये नागौर यानी कि राजस्थान में आकर के बस गए, ठीक है ना, नागौर में। वहीं पर इनके पिता, ठीक है ना, शेख मुबारक, और इनके दादा जो हैं, क्या नाम है उनका, शेख खिज्र, इन सब का जन्म वहीं पर हुआ। और फिर बाद में जाकर के शेख मुबारक जो हैं, बाद में आकर के सोचिए आगरा ट्रांसफर हो गए, आगरा में आ गए। ध्यान रखना, इनको किसी यूसुफ नाम के व्यक्ति ने इनको सलाह दी कि यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक मदरसा खोलिए, शिक्षक हैं आप, शेख हैं, तो एक आगरा में जाकर के मदरसा खोल करके वहां रहिए। तो ये आगरा में आए थे। और उस समय सोचिए, ध्यान रखना,
अकबर शासक नहीं है, ये घटना है 1543 की, यानी दिल्ली सल्तनत के समय में। और इस समय भी ध्यान देंगे तो कौन है, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी का लगभग समय काल है, लोदी वंश चल रहा है, उसी समय ये आकर के बस गए थे, ठीक है ना। और यहीं पर रह करके इन्होंने अपना पूरा एक क्या खोला, अपना एक जो मदरसा है उसको खोला, वहीं पर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। और यहीं पर अबुल फजल का जन्म हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। शेख मुबारक के दो बेटे हैं, एक फैजी है, अबुल फैजी कहते हैं इनका नाम, ध्यान रखना, इनका पूरा नाम क्या है, अबुल फैजी, अबुल फैजी, जिनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, फैजी कहते हैं। बहुत बड़े ये भी विद्वान हैं, बहुत सारी किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है फैजी ने भी, जिसमें आपकी रामायण है, महाभारत है, लीलावती है, गणित किताब वगैरह, उन सब का ट्रांसलेशन किया है इस बंदे ने। ये अबुल फजल के बड़े भाई हैं, ध्यान रखना, ये कौन है, बड़े भाई अबुल फजल के, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अबुल फजल छोटे भाई हैं, यानी छोटे बेटे हैं शेख मुबारक के। इस तरीके से ये लोग यहां पर आकर के बसे। और बाद में इन्होंने, अबुल फजल ने अकबर के दरबार में एंट्री ली, और सोचिए कि अपनी विद्वत्ता से, अपने कार्यों की वजह से 9 रत्नों में से एक वो बन गए थे, ध्यान रखना। अकबर के दरबार में सोचिए, उन्होंने 1575 में अकबर के दरबार में, और कुछ समय के बाद ही, सोचिएगा ये, और कुछ समय के बाद ही सोचना, उन्होंने क्या हासिल कर लिया, अपना एक रुतबा हासिल कर लिया, और अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए, यानी 9 ज्वेल्स, वन ऑफ द 9 ज्वेल्स। सोचिए कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे कि उनको उन्होंने, अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक माना, ध्यान रखना। कहा जाता है कि अबुल फजल के पिताजी जो शेख मुबारक हैं, वो चाहते थे कि ये एक परंपरागत धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें, और इसीलिए बचपन में ही इनको अरबी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया, मदरसा में एडमिशन कराया। लेकिन इनका जो धार्मिक शिक्षा है, या कह लीजिए उनकी परंपरागत शिक्षा है, उनको उन्होंने नकार दिया, स्कूल से भाग गए, पढ़े ही नहीं, बोले मुझे नहीं पढ़ना है। फिर किसी ने इनको समझाया, सारी चीजें की, और इन्होंने उनको समझाया कि मुझे क्या चाहिए। उसके बाद जाकर के इन्होंने धार्मिक विज्ञान का सहारा लिया, धार्मिक विज्ञान यानी इस्लामिक विज्ञान को विशेष तौर पर पढ़ा, और उसके बाद आगे बढ़े। और इसी वजह से धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा उदारवादी हो गए थे, यानी कि इन्होंने धर्म के विज्ञान को विशेष तौर पर अपनाया था परंपरागत शिक्षा के स्थान पर, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अबुल फजल जो हैं, ध्यान रखना, अबुल फजल धार्मिक विद्वान भी हैं, राजनीतिक विचारक भी हैं, ध्यान रखना, और एक इतिहासकार भी हैं। 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं उनकी, ध्यान रखना। ओके दोस्तों, इस तरह से देखेंगे तो उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। एक अकबरनामा है, जो मैंने आपको बताया ही है। दूसरी है रुक्काते अबुल फजल, जो कि उनके क्या है, निजी पत्रों का संग्रह है। निजी पत्र जो है, लेटर्स, निजी पत्र हैं, उनको नाम क्या दिया गया है, रुक्कात, या रुक्काते अबुल फजल, अबुल फजल के लेटर्स, जो उन्होंने अकबर को, अकबर के परिवार को, या किसी सगे संबंधी को जो लिखे थे, उनका संग्रह है। अब कहोगे सर उन्होंने लिख दिए थे, उनका संग्रह कैसे आया? क्योंकि उन सब का कलेक्शन बाद में अबुल फजल के जो पोते हैं, उन्होंने इसका संग्रह किया था, ठीक है ना। दूसरा एक किताब और भी है, इंसाए अबुल फजल या मकतूबात अल्लामी। इसमें सोचिए 2 तरह के लेटर्स हैं, इसमें भी पत्र ही हैं, ध्यान रखना, इसमें भी पत्र ही हैं। किस किस के? पहले पार्ट में जो है अकबर के पत्र हैं, अकबर के पत्र जो उसने विदेशों में लिखे थे, विदेशों के शासकों के लिए लिखे थे, ठीक है ना। और दूसरे हैं अबुल फजल के खुद के पत्र, अबुल फजल के पत्र जो उसने शाही तौर पर लिखे थे, शाही तौर पर लिखे थे, ध्यान रखिएगा, ये निजी पत्र नहीं है, बल्कि शाही तौर पर लिखे गए। तो एवरीथिंग
एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। शेख मुबारक ये मूलतः कहां के निवासी थे? सिंध के निवासी थे, जो कि शेख मूसा के वंशज हैं, यानी शेख मुबारक के दादा और अबुल फजल के परदादा जो सिंध में रहते, वो सिंध में रहते थे। सिंध में भी एक जगह है सिविस्तान, वहां पर रहते थे। वहां से ये भारत में आकर के नागौर में बस गए, ठीक है ना, ध्यान रखना यहां तक ये 3 चीजें। उसके बाद शेख मुबारक नागौर से हट करके कहां आ गए? आगरा में आ गए, और उन्होंने आगरा में आकर के अपना एक मदरसा खोला और वहीं पर पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और यहीं पर सोचिए इनका आगरा में जन्म हुआ था अबुल फजल का, ठीक। इनके बड़े भाई हैं फैजी, अबुल फैजी कहते हैं इनको, पूरा नाम जो है अबुल फैजी हैं, इनके बड़े भाई हैं, ठीक। बाद में अकबर के दरबार में अबुल फजल प्रवेश किए, कब? 1575 में शामिल हुए और नवरत्नों में से एक बन गए। ओके, इन्होंने 3 किताबें लिखी, अकबरनामा, रुकाते अबुल फजल और इंसाए अबुल फजल या मकतूबाते अल्लामी। ये 3 किताबें इनकी मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा फेमस है, जिनको उन्होंने लिखा था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं, अब इसका मतलब हो गया। अब हम जो बात जानना चाहते हैं वो थोड़ी सी और भी है, वो ये है कि अबुल फजल के सामान्य परिचय के बाद में देखें तो अबुल फजल एक धार्मिक विचारक भी हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है? धार्मिक विचारक, यानी कि धर्म के संबंध में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखना, विशेष तौर पर क्योंकि इन्होंने विज्ञान, धर्म का विज्ञान की शिक्षा ली है, परंपरागत शिक्षा इन्होंने नहीं ली। दूसरे ये राजनीतिक विचारक भी हैं, राजनीतिक विचारक भी हैं। और राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ सोचिएगा ये एक इतिहासकार भी है, इतिहासकार। इस संदर्भ में देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें दिखाई देंगी। राजनीतिक विचार के तौर पर इन्होंने आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, इस किताब को लिखा, यानी कि अकबरनामा का 3रा पार्ट। और इसमें उन्होंने सभी प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी है, प्रशासनिक जानकारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब प्रशासनिक जानकारी में अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है, उसकी मनसबदारी है, उसकी राजस्व व्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी सैन्य व्यवस्था है, उसकी न्याय प्रणाली है, लगभग हर क्षेत्र में उसने जानकारी दी है, हर क्षेत्र में लिखा है। उसकी कला संस्कृति के बारे में भी उसने जानकारी दी, ध्यान रखना। और इतिहासकार के तौर पर देखा जाए तो उसने अकबरनामा लिखी है, अकबरनामा। और आप लोग विश्वास करेंगे कि अकबरनामा में कहां से कहां तक का इतिहास लिखा है उसने, पता है आप लोगों को? कुछ लोग सोचते हैं कि तैमूर से लेकर के अब तक की कहानी लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तैमूर से लेकर के पूरे अब तक की जानकारी तो दी ही है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने उसमें सोचिए रामायण और महाभारत के काल तक का जिक्र किया है इतिहासकार के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी परंपरा बनाई है। इसमें मूलतः तैमूर से लेकर के अकबर तक की जानकारी तो है ही, ये जानकारी तो है ही है, लेकिन साथ के साथ इसमें इन्होंने रेफरेंस जो दिया है वो रामायण और महाभारत तक का भी दिया हुआ है, रामायण एवं महाभारत तक के काल की जानकारी दी है। ध्यान रखिए, मूलतः जानकारी तो यही है, तैमूर से लेकर के अकबर तक की। तो इसका मतलब है उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की, इतिहास की एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो हम यहां पर देख सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर देखिएगा, देखिए अबुल फजल ने इतिहास की एक नई परंपरा की शुरुआत, ध्यान रखना। मेरा दोस्तों एक चीज मानना है कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ें चाहे पेड में पढ़ें, ध्यान रखना पढ़ाई पूरी सॉलिड तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो समय दे रहे हैं वो बहुत कीमती है, उसका पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना।
एक इतिहास लेखन की एक नई परंपरा शुरू की। और वो परंपरा क्या है दोस्तों? परंपरा है शाही संरक्षण में इतिहास लेखन। शाही संरक्षण में इतिहास लेखन, इससे पहले नहीं था ये लेखन, ये पहली बार हुआ है। ध्यान रखना, ये इनकी खास बात है। इसलिए मैंने कहा कि हम दो पार्ट में चीजों को पढ़ेंगे, एक अबुल फजल के बारे में और दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबरनामा या आईने अकबरी के बारे में। ठीक है ना? तो शाही संरक्षण में पहली बार इतिहास लेखन की शुरुआत। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि कैसी बातें हैं? जो सामने देखा हुआ है, प्रमाणिक बातें हैं। इसमें आंखों देखी प्रमाणिक बातें, आंखों देखी प्रमाणिक बातों का संग्रह है। बात क्लियर? यानी कि ये दरबार में रहा है, एक एक चीज को देखा है, कानों से सुन के नहीं लिखा, बल्कि जो देख रहा है उसी को लिखा है। ठीक है ना? ध्यान रखना। तीसरी बात, इसमें इतिहास लेखन, ध्यान रखिएगा, इतिहास लेखन इस्लामिक शासन में पहली बार है। इस्लामिक शासन में पहली बार, ध्यान रखिएगा। और जब इस्लामिक शासन में पहली बार है, वो भी सोचिएगा, इसमें उसकी भी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत कहां तक लेके जाते हैं? रामायण और महाभारत के काल तक। सोचिएगा, इसमें उन्होंने वहां तक की सारी चीजों को लिखने की कोशिश की है। ठीक है ना? तीसरी चीज कि इतिहास लेखन, ध्यान रखना, इतिहास लेखन केवल आपका इतिहास लेखन राजनीतिक इतिहास लेखन नहीं है, इसमें पहली बार राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास लेखन भी है। ध्यान रखना। आप देखेंगे इतिहास लेखन के संदर्भ में कौटिल्य का अर्थशास्त्र के नाम की चर्चा आपने सुनी होगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें इतिहास नहीं है, राजनीतिक इतिहास नहीं है, टिपिकल प्रशासनिक व्यवस्था की किताब है। ध्यान रखना कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा के राज्य में क्या होना चाहिए, उसका राजत्व सिद्धांत कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी सेना की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी राजस्व व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह सब उसने लिखा है। लेकिन यहां पर यह राजा महाराजाओं का वंश का इतिहास भी लिख रहा है और साथ के साथ प्रशासनिक व्यवस्था जैसी चल रही है उसको भी लिखा है, इतिहास की किताब लिखी है। इसलिए ध्यान रखना, इतिहास की एक नई परंपरा की शुरुआत है ये, ध्यान रखना। एवरीबॉडी क्लियर है? और इसमें अकबर के दरबार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इसने डिटेल में लिखने की कोशिश की है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, एवरीबॉडी ठीक। अब इसमें देखते हैं कि उसमें किस किन चीजों की चर्चा की है, कैसे कैसे की है। अब हम आ जाते हैं, उससे पहले हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारा 2024 को टारगेट करते हुए P2I इवनिंग बैच एक फिर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टारगेट बनाया गया 2024 के लिए। जो लोग आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उस समय इवनिंग बैच का समय था और पैसे की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों के लिए एक मौका और मिल रहा है कि वो लोग 23 तारीख से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त से शाम को 6 बजे। ध्यान रखना, फीस सेम वही है, 29,999 रुपए। कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MK लाइव। बैच आपके हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच में, तीनों लैंग्वेज में बैच स्टार्ट हो रहे हैं शाम को 6 बजे। एवरीबॉडी ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, 2024 के लिए टारगेटेड है और इसमें रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और बदलाव यह किया गया है क्योंकि समय गुजर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज का प्रोग्राम है, अगस्त से लेकर के अप्रैल तक हम इसमें प्री और मेंस दोनों का फाउंडेशन करेंगे। प्री और मेंस का दोनों का फाउंडेशन अभी से लेकर के अप्रैल तक, यानी मेंस भी चलेगा साथ के साथ प्री भी चलेगा अभी से, ठीक है ना? और उसके साथ में जनवरी से लेकर के मई तक स्पेशली प्री पर अलग से फोकस किया जाएगा, यानी डबल क्लास। एक क्लास तो ये चलेगी, उसके बाद में जनवरी से आपकी डबल क्लास स्टार्ट हो जाएगी प्री के लिए अलग से, ठीक है ना? SIP टेस्ट सीरीज के साथ।
तीसरा जो है आपका मेंस का है, जिसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, वो एज इट इज पहले की तरह ही है। इसमें आप लोगों को सारी चीजें, मेंटरशिप, लेक्चर नोट्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, लाइव क्लासेस और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको हम अपने स्टडी आईक्यू के सेंटर पर दिल्ली में बुला करके 4 महीने तैयारी करवाएंगे, प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना, उनका उत्तर लेखन अभ्यास करना, यानी कि उसको इतनी प्रैक्टिस करा देना, इतने डायमेंशन के साथ में, इतने टॉपिक के साथ में, कुछ बचे नहीं। और जब वो आए तो सोचिए सफलता के साथ आए। ठीक है ना। और उसके बाद अक्टूबर से ही हम लोग लग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस वाले पोर्शन में, यानी कि अब चूंकि समय गुजर रहा है, हमने पहले ही कहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं, लेट से आते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई शौक में नहीं आता, लेकिन चाहिए उनको 2024 में ही। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। पहली वाले इसमें हम बहुत सारे जो कई सारे सब्जेक्ट हैं, प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे फाउंडेशन के तौर पर, और वो अप्रैल तक लेकर के जाएंगे। पहले क्या था, हम केवल जनवरी तक उनको फाउंडेशन के लिए तैयार कर रहे थे, तो वो बैच का फाउंडेशन तो जो है जनवरी तक कंप्लीट होगा, लेकिन ये बैच जो है आपका अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन साथ के साथ आपको डबल क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि तभी हम कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, डबल क्लासेस होगी। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिए, कोड एम के लाइव है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब बात आती है आईने अकबरी या अकबरनामा। हम लोग वैसे भी देखिए, मैंने आपको बताया था अकबरनामा के जो पार्ट्स हैं जिनमें इतिहास की जानकारी है, उसके बारे में तो हमको विशेष तौर पर नहीं जानना है, इसलिए हमने टॉपिक नाम रखा आईने अकबरी, जिसमें अकबर के समय की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दे रखी है। तो इसमें देखेंगे किन किन चीजों के बारे में जानकारी दे रखी है, अकबर के राजत्व सिद्धांत के बारे में, अकबर की समय की मनसबदारी प्रणाली, उसकी सैन्य व्यवस्था, न्याय प्रणाली, धार्मिक नीति, आर्थिक गतिविधियां और कला संस्कृति, इन सभी पक्षों पर आईने अकबरी में चर्चा की गई है विस्तृत तौर पर। अब देखना यही है कि इनमें किन किन चीजों के बारे में क्या क्या कहा गया है, एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईने अकबरी के अंतर्गत राजत्व सिद्धांत, जो कि इसमें कहा गया है। ध्यान रखना, राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, एक किताब है आईने अकबरी, और आईने अकबरी का ही ध्यान रखना 77वां एक अध्याय है। कौन सा? 77वां अध्याय, जिसे हम कहते हैं आईने रहनमुनी। क्या कहते हैं? आईन ए रहन मुनि। ध्यान रखिएगा, 77वें अध्याय का नाम है आईने रहनमुनि। इस रहनमुनि किताब में ही सोचिए राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई, यानी पूरी व्याख्या उसने की है अबुल फजल ने। ओके, ध्यान रखना। और क्या क्या व्याख्या की है वो आप देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने इस किताब में राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि जो राजत्व है वो सृष्टि के 4 तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, ध्यान रखना, राजत्व 4 तत्वों से मिलकर बना है, मिलकर बना है सृष्टि के। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1 देखिए अग्नि, नंबर 2 वायु, नंबर 3 जल, नंबर 4 पृथ्वी। और इसको सोचिएगा समाज के अलग अलग हिस्सों से, समाज के अलग अलग वर्गों से इसकी तुलना की है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अग्नि की तुलना की है उसने योद्धा वर्ग से। किससे? योद्धा वर्ग। कि योद्धा वर्ग क्या है? जैसे सृष्टि की जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है, उन्हीं में से 4 तत्व जो हैं आपके राजत्व का निर्माण करते हैं, जिनमें आपका एक वर्ग योद्धा वर्ग है, दूसरा है आपका वायु जिसे हम कहते हैं बौद्धिक वर्ग, यानी पढ़ा लिखा,
वायु की तुलना की है श्रमिक से, श्रमिक वर्ग से, और जल की तुलना की है, कुछ जल बहुत शांत होता है, गहराई होती है, ठीक है ना, इसीलिए उसकी तुलना की है किससे? बुद्धिजीवी वर्ग से। और ये जो है पृथ्वी, जो है पृथ्वी की तुलना की है सेवकों से। इस तरीके से उसने कहा कि जो राजत्व है वो 4 तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर समझ लीजिएगा, ये 4 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन इसी को उसने कहा है, क्या कहा है कि राजत्व क्या होता है? राजत्व 4 तत्वों से मिलकर तो बना है, लेकिन है क्या? ये है आपका ईश्वर का प्रकाश है। ये क्या है? ईश्वर का प्रकाश। जिस पर पड़ता है वही राजा बनता है, जिसे उसने क्या नाम दिया है? फर्रे इज़्दी। नोट कर लीजिएगा इसे, क्या कहा है उसने? ईश्वर के प्रकाश को फर्रे इज़्दी, यानी कि ये ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की एक विशेष कृपा है, जिस व्यक्ति पर पड़ती है वही इसका क्या बनता है? लीडर बनता है, यानी कि वही शासक है, इसलिए उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है ना। और इसी फर्रे इज़्दी को ही एक नाम और भी दिया जाता है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पौराणिक भाषा में। किसमें? पौराणिक भाषा में इसे विशेष नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं किया खुरा। क्या कहते हैं? किया खुरा भी कहते हैं। ये उसने कहा, यानी कि राजत्व तो हर किसी पर नहीं पड़ता। राजत्व तो एक प्रकाश है, ईश्वर की कृपा है, जिस व्यक्ति पर पड़ती है वही इसको समझता है, वही इसको जानता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने ये सब बातें उसने बताई, और इसी में उसने कहा कि जो शासक है वो सुल्तान या कोई और नाम नहीं, बल्कि बादशाह नाम से उसको जाना जाता है। इसलिए उसने क्या नाम दिया है इसमें? शासक का नाम। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं अलग से, नोट कर लीजिएगा। इसी में उसने पादशाह शब्द का भी जिक्र किया है, शब्द की व्याख्या की है। आज पहली बार ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान रखना। पाद और शाह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखना। पाद और शाह, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पादशाह। पाद का मतलब होता है स्थायित्व या अधिपति या आधिपत्य वाला व्यक्ति, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है? स्थायित्व या आधिपत्य वाला व्यक्ति, जिसका आधिपत्य होता है, जो कि इसका मालिक है, जो कि स्वामी है, और वो इसका स्थायी स्वामी है, उसी को कहते हैं। और शाह का मतलब होता है, ध्यान रखना, मूल या सर्वशक्तिशाली, जो कि मूल है यानी मुख्य है, या वही क्या है? सर्वशक्तिशाली है। इसलिए आपने सुना होगा कि मुगल शासक अपने आप को बादशाह या पादशाह कहते हैं, ध्यान रखना, और वो खलीफा को नहीं मानते, वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, बाकी किसी बिचौलियों को नहीं मानते। ओके, क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी व्याख्या किसने की है? अबुल फजल ने। एवरीबॉडी, इट्स ओके, क्लियर? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा उसने किन किन चीजों के बारे में जानकारी दी है, एक एक करके हम उसको भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। उसने अगली जानकारी दी है किसके बारे में? मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली, ध्यान रखना, एक ऐसी प्रणाली जो अकबर ने अपने समय में विशेष तौर पर शुरू की थी, यानी कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक अधिकारी बना दिया गया था, यानी कि प्रत्येक अधिकारी को सैनिक दायित्व दिए गए थे। प्रत्येक अधिकारी को क्या बनाया गया? सैन्य दायित्व दिया गया। चाहे वो आपका दरबार में बैठने वाला व्यक्ति हो या बाहर सेना में काम करने वाला, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस सेना में कैसी रहेगी उसी के अनुसार ही उसका प्रमोशन या डिमोशन होगा, उसकी सैलरी भी उसी के अनुसार मिलेगी। यानी कि इसके माध्यम से उसने क्या कर दिया? इसके माध्यम से उसने एक काम कर दिया जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, यानी कि पुरस्कार और दंड की नीति को लागू किया। ध्यान रखना, पुरस्कार या दंड की नीति लागू की, यानी कि अब कोई षड्यंत्र नहीं करेगा बैठा बैठा,
राजनीति नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, बल्कि अपने अपने प्रमोशन के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ भाई, अगर आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, प्रमोशन चाहिए, तो परफॉर्मेंस दिखाओ। इससे पहले वो क्या था, सिंपल भाई, दरबार के प्रशासनिक अधिकारी अलग और सेना के अधिकारी अलग, और जो दरबार के सैनिक अधिकारी, जो दरबार के प्रशासनिक अधिकारी बैठते थे, उनके अंडर में ही सेना के अधिकारी काम करते थे। तो सारा प्रमोशन, सारा पैसा, रुपया पैसा, धन संपत्ति किसके हाथ में थी? राज दरबार के लोगों के हाथ में। सेना बेचारी परेशान। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, षड्यंत्रों को रोकने के लिए सबको चेक एंड बैलेंस की नीति पर लागू खड़ा कर दिया और इस व्यवस्था को उसने लागू किया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले उसने अपने शासन के, ध्यान रखना, 18वें वर्ष में अकबर ने, यह बताता है 18वें वर्ष में उसने क्या किया था, दाग प्रणाली लागू की थी। दाग प्रथा, दाग प्रथा यानी घोड़े पर निशान लगाना कि यही असली घोड़ा है, कहीं भ्रष्टाचार या कुछ गलत तो नहीं है, ध्यान रखना, उसको उन्होंने लागू किया। ठीक, उसके बाद मनसबदारी प्रणाली लागू की 41वें वर्ष में। 41वें वर्ष में उसने मनसबदारी प्रणाली लागू की, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने आपको मनसबदारी प्रणाली पर पूरा एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा अकबर की मनसबदारी प्रणाली को मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक ना। इसमें मनसबदारी प्रणाली में कुछ भी नहीं है, दो चीजें थी, एक आपकी जात और दूसरे सवार, यानी कि ये उसकी रैंक है और ये आपके घुड़सवार की व्यवस्था, यानी कि इसके माध्यम से उसका वेतन तय होता है और इसके माध्यम से सैनिक तय होता है। ये आज भी चलता है ना, 4200 का पे ग्रेड, 4500 का पे ग्रेड, 4800 का, 5600 का, 7200 का, 6500 का, अलग अलग पे ग्रेड चलते हैं। ये वही पे ग्रेड है। जात, बोले तुम्हारी जात क्या है? बोले 5000 मनसबदार हूं मैं। ओके ठीक है, तुम कितने के हो? बोले 7000। बोले और उससे ऊपर? वो तुम कितने के हो? वो उससे और ऊपर। अगर तुमको प्रमोशन चाहिए 5000, 6000, 7000 में चाहिए तो परफॉर्मेंस दिखाइए। इस तरीके से इस प्रणाली को उसने लागू किया था और इसमें उसने, ध्यान रखिए, इसने बताया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत कुल 66 वर्ग बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 66 वर्ग बनाए गए थे, लेकिन मूलतः व्यवहार में 33 वर्ग ही काम कर रहे थे और ये 10 से लेकर के 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। कितने से? 10 से लेकर के 10,000 तक का मनसबदार बनाया जाता था। जनरली 5,000 तक के मनसब दिए जाते थे, लेकिन 5,000 से ऊपर कुछ खास लोगों को दिया जाता था मनसब, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने ये सब काम किया था, जिसकी जानकारी आईने अकबरी में दी हुई है। एवरीबॉडी क्लियर? ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके बारे में, मनसबदारी प्रणाली के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग अलग से पूरा एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में इतिहास की, मध्यकालीन भारत की पूरी श्रृंखला दे रखी है। ये 48वां लेक्चर है, उससे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में भी आईने अकबरी में विस्तृत जानकारी दे रखी है, विस्तृत जानकारी, जिसकी जानकारी सोचिए कि मैंने आपको पूरे डिटेल में दे रखा है, वहां पर क्लास में दे रखा है, लेकिन यहां पर उसने एक विशेष तौर पर उसने एक विशेष चीज की चर्चा की है और वो चर्चा यह की है कि बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों को दमन करने के लिए, पुर्तगालियों के दमन के लिए, ध्यान रखना, अलग से एक जल सेना का गठन किया गया था। जल सेना का गठन किया गया था, यानी कि जल सेना नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से ये जल सेना, एक ध्यान रखना, ये केंद्रीय जल सेना नहीं है, केंद्रीय नहीं है, बल्कि क्या है, ये नाविक बेड़े हैं। क्या है? नाविकों के बेड़े हैं, जो कि पुर्तगालियों को रोकने की कोशिश करते हैं, उनको रोकते हैं, उनकी जाति को रोकते हैं। ध्यान रखना। तो इसके बारे में एक विशेष तौर पर उसने जानकारी दे रखी है।
ध्यान रखना, मुगल शासन में कभी भी जल सेना विशेष तौर पर नहीं बनाई गई थी। यह सबसे बड़ी कमी है मुगलों की। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखें तो हम देखेंगे कि आपके न्याय प्रणाली के बारे में क्या कहा है। ध्यान रखना, न्याय प्रणाली के बारे में आईन अकबरी में कहा गया है कि न्याय प्रणाली में 3 तरह के न्यायालय गठित किए गए थे। कितने तरीके के? 3 तरह के न्यायालय गठित किए गए। कौन कौन से, ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखना। कौन कौन से? नंबर 1 है धार्मिक न्यायालय। ध्यान रखना, वो हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग थे। ये धार्मिक मुद्दों का फैसला यहां पर होता। एक धार्मिक न्यायालय थे। दूसरे थे सार्वजनिक न्यायालय, इसकी भी जानकारी दी है, जो सार्वजनिक मुद्दों के लिए होते थे। और तीसरे थे राजनीतिक न्यायालय, राजनीतिक न्यायालय। और इनके लिए सोचिएगा अलग अलग तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। यह सोचिए कि आईन अकबरी में अबुल फजल ने मेंशन किया है कि 3 तरह के न्यायालय इस समय बनाए गए थे। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें तो उसकी धार्मिक नीति। सबसे ज्यादा अगर आईन अकबरी में जो चर्चा की गई है वो यही चर्चा की गई है आईन अकबरी में, विशेष तौर पर आईन अकबरी के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया है कि अकबर की धार्मिक नीति कब कब कैसे कैसे विकसित हुई। तो अकबर की धार्मिक नीति के विकास का पूरा विवरण दिया गया है, विकास का पूरा विवरण दिया गया है। और किन किन चीजों की जानकारी नहीं दी गई है वो भी बताऊंगा, और किन चीजों की जानकारी दी गई है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, उसने अकबर की धार्मिक नीति 1562, 1563, 1564, 1565, ये 4 घटनाएं जो उसने जानकारी दे रखी है वो सीक्वेंस में आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान रखना किन किन चीजों के बारे में। देखिए 1562 में सबसे पहली जो घटना है वो घटना है युद्ध बंदियों को लेकर के, उनको युद्ध बंदियों को दास बनाने की, उस पर रोक लगाई। युद्ध बंदी दास प्रथा पर रोक लगाई, ये रही पहली घटना। सबसे पहले इसकी जानकारी दे रखी है। दूसरी, उसने तीर्थ यात्रा कर को लेकर के, तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लगा दिया, बोले कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कहीं पर भी जाता हो, किसी भी तीर्थ स्थान पर, उससे कोई भी कर नहीं देना है, ठीक है ना। उसके बाद उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, इसकी जानकारी दे रखी है। और 65 में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई, यह जानकारी उसने दे रखी है, अपनी किताब में मेंशन कर रखा है, ठीक। अब बात आती है कि इसके बाद और क्या क्या हुआ। इसके बाद अकबर की धार्मिक नीति में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका 1573। 73 है 75 है, बताइए? 1573। इसी समय देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अकबर शेख मुबारक के संपर्क में आया, मुबारक के संपर्क में आया। और इसी की सलाह पर ही, ध्यान रखना, इसी की सलाह पर अकबर ने क्या बनाया, 1575 में उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। का निर्माण किस लिए? धार्मिक गतिविधियों का चर्चा करने के लिए, धार्मिक चर्चाओं के लिए। ध्यान रखना, धार्मिक चर्चा के लिए, जिससे कि वो जान सके कि धर्म के अंदर और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। 1578 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इन सब की जानकारी सोचिए आईन अकबरी में दी हुई है, लेकिन एक चीज की जानकारी उसमें नहीं है, और वो क्या है? ध्यान रखना, ये दोनों जानकारी हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक चीज की जो जानकारी है, जो नहीं है, वो समझ लीजिए वो क्या नहीं है। 1579 1579, इसी समय अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। और महजरनामा है क्या? महजरनामा एक ऐसी बात है, ऐसा विचार है कि यदि किसी भी धर्म में किसी भी मुद्दे को लेकर के विवाद की स्थिति होती है तो उसका अंतिम फैसला मुगल बादशाह करेगा।
धार्मिक विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला किसका होगा? अकबर का, यानी कि मुगल बादशाह का। तो इसमें कंडीशन यही दे रखी थी, ध्यान रखने का, धार्मिक विवाद में अंतिम फैसला बादशाह या अकबर करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, तो ये समझ में आ गया। अब ये महजरनामा की घोषणा एक तरीके से अमोघ अस्त्र दे दिया, यानी सारे धार्मिक गुरु उसके अधीन हो गए कि अंतिम फैसला तो यही करेगा, यानी सभी धर्म गुरुओं से सबसे ऊपर आ गया। और इस बात का जिक्र, ध्यान रखना, इस बात की जो जानकारी है यह आईने अकबरी में चर्चा नहीं की गई है। आईने अकबरी में इसकी चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो महजरनामा है इसका जो प्रारूप है, प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात को लेकर के कि हर चीज की जानकारी है लेकिन आईने अकबरी में महजरनामा की चर्चा नहीं की। फिर किसकी चर्चा की गई है? ध्यान रखना, इसमें चर्चा की गई है आपकी 1582 में दीन इलाही की, दीन इलाही की चर्चा है, ध्यान रखना। और इसे आईने अकबरी में क्या कहा गया है? इसे कहा गया है तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही कहा गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरी जो क्लास है मुगलों की, उसमें आपको अकबर की धार्मिक नीति की भी चर्चा मिल जाएगी। उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। इसमें अबुल फजल ने बताया है कि एक नया धर्म अकबर ने चलाया था, ठीक है ना। इसमें 12 नियम या 12 सिद्धांत थे, सिद्धांत या 12 नियम बनाए गए थे, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, इनमें कुल अनुयायी कितने थे जिसको अपनाया था, जिन्होंने अपनाया था? कुल अनुयायी थे 22 टोटल। इनमें से एक हिंदू था, हिंदू, उसका नाम है बीरबल या महेश दास, बीरबल, ठीक है ना। एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को अपनाया था, ओके। और इसके अंतर्गत अकबर जो दीक्षा प्रदान करता था, किसी को इस धर्म में दीक्षित होना है तो दीक्षा केवल रविवार को दी जाती थी, दीक्षा केवल रविवार को दी जाती थी। ये पूरी जानकारी दे रखी है, ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद उसने कुछ चीजें और भी की थी। इसने एक लाइन और भी कही थी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर कोई भी मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु भोज देना है तो अपने जीते जी ही अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को अपने जीते ही सभी को भोज करा देना चाहिए कि भाई मैं एक अच्छा जीवन जी चुका हूं, अब मेरे मरने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ खिलाना पिलाना चाहता हूं, अच्छे से आप खा पी सकते हैं, मरने के बाद नहीं, ये उसने कहा था, ठीक है ना। इसी में प्रावधान भी था, ओके। अब इसी समय तो देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों की जानकारी है, बिल्कुल का जानकारी है। अबुल फजल ने इस समय सोचिएगा कृषि की जानकारी दे रखी है, शिल्प की जानकारी दे रखी है, व्यापार की जानकारी दे रखी है, ध्यान रखना, कृषि, शिल्प, व्यापार, इन सब के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। इसी में उसने भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रखी है, भू राजस्व प्रणाली, उनके बारे में भी जानकारी दे रखी है। और ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, मैं क्लास में अलग से करा चुका हूं। यहां पर देखिए एक एक चीज को हम डिटेल में नहीं करा सकते, यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईने अकबरी के किन किन चीजों के बारे में जानकारी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इन सब चीजों के बारे में उसने बताया है, क्योंकि ये प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें हैं, सभी के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा है। इसमें उसने, ध्यान रखिएगा, आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत उसने सिक्कों की विशेष तौर पर जानकारी दी है, सिक्कों की विशेष तौर पर जानकारी। और वो बताया उसने कि इस समय सोचिएगा सोने, चांदी और तांबे की कितनी टकसालें थी। सोने की 4 टकसालें थी जहां से सोने के सिक्के बनाए जाते थे, ध्यान रखना। चांदी की 14 टकसालें और तांबे के सिक्कों की जो टकसालें हैं वो कितनी थी?
टोटल 42 टकसाल है जिनसे अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में उसने विशेष तौर पर जानकारी दी है दोस्तों, ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण कला संस्कृति के बारे में उसने जितनी जानकारी दी है उतना तो समझ लीजिए कहीं पर भी नहीं दे रखी। ध्यान रखना, लगभग हर क्षेत्र में उसने जानकारी दी है। कला संस्कृति में उसने कहा स्थापत्य के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में जानकारी। और स्थापत्य कला के बारे में क्या कहा कि पहली बार मुगल शासकों ने आलीशान भवनों की योजना बनाई और उसे पूर्ण किया। ध्यान रखना, वो कहता है आलीशान भवनों की योजना पहली बार बनाई गई और इन्हें पूर्ण भी किया गया। किसी विशेष, सोचिए, भवन के बारे में जानकारी नहीं है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, बस उसने ओवरऑल एक व्यू दिया है। ठीक है ना। उसने जानकारी दी है किसके बारे में? उसने जानकारी दी है दोस्तों चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में उसने जानकारी दी है। उसने बताया है कि इसके दरबार में लगभग 17 चित्रकार थे। इन 17 चित्रकारों में से अधिकांश, सोचिएगा, हिंदू थे, जिनमें सबसे प्रमुख है दसवंत, यानी कि जो एक कहार का बेटा है। बताया है कि उसने सबसे प्रमुख जो चित्रकार है वो दसवंत है। इसके अलावा बसावन है। अन्य कौन कौन है? बसावन, केशवलाल, मुकुंद इत्यादि, ये बहुत सारे अधिकांश हिंदू चित्रकार थे जो इसके दरबार में रहते थे। 17 चित्रकारों की जानकारी है। ठीक है ना। इनमें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? दसावंत था। ये बताता है कि आपके इसमें कुछ विदेशी चित्रकार भी थे। ध्यान रखना, वो विदेशी चित्रकारों की जानकारी भी देता है। विदेशी कौन कौन है? विदेशी है अब्दुल समद है। ठीक है ना। फारूक बेग है। ठीक, अब्दुल समद, फारूक बेग, खुसरो कुली और जमशेद। खुसरो कुली और जमशेद की जानकारी दे रखी है। ये विदेशी चित्रकार हैं और इनमें से ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अब्दुल समद हैं उससे उसने सीरी कलम की उपाधि भी दी थी और चित्रकला का स्कूल भी खोला था। ध्यान रखना, अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि भी दी। सोचिएगा, यह चित्रकला के बारे में उसने अपने समय की जानकारी दी है। इसी समय देखेंगे तो उसने, सोचिए, संगीत कला के बारे में, संगीत के बारे में बताया कि अकबर के दरबार में लगभग 36 संगीतकार थे, जिनमें से 2 प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 तानसेन, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और दूसरे हैं बाज बहादुर। इन सब के बारे में उसने डिटेल में चर्चा की है। सोचना, संगीतकार। ठीक है ना। इसके अलावा उसने अपने समय में विज्ञान के बारे में भी एक लाइन कही है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विज्ञान के संदर्भ में उसने एक लाइन कही है। और विज्ञान के संदर्भ में पता है क्या कहा? कहा यह है, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है आलम ए नौ। ध्यान रखना, एक शब्द है आलम ए नौ, यह शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एक नई दुनिया। इसका अर्थ होता है नई दुनिया, और नई दुनिया का मतलब था यहां पर अमेरिका। अर्थात इसका मतलब था यूरोपियों ने जो अमेरिका की खोज की थी उसकी जानकारी इसको थी, यानी कि उसको यूरोपियों द्वारा अमेरिका के खोज की जानकारी थी। ओके, तो ये उसने आलम ए नौ शब्द का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया के बारे में जानकारी दी है। तो ये थी दोस्तों आपके आईने अकबरी और अबुल फजल के बारे में एक विस्तृत चर्चा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग सभी पक्ष क्लियर हो गए होंगे और विस्तार पूर्वक क्लियर हो गए होंगे। क्यों दोस्तों? बस मेरा एक ही मानना है, और वो ये है कि आप किसी भी कंडीशन में एग्जाम में बैठे और आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और मेरी जो उम्मीद है वो ये है कि जब मैं पढ़ाऊं और आप जब एग्जाम में बैठे और पेपर देखने के बाद
आपके चेहरे पर अंदर ही अंदर एक मुस्कान आनी चाहिए कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, सर से मैंने पढ़ा हुआ है। बस मेरी इच्छा यही है। सफल होना आपके हाथ में है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाना मेरे हाथ में है। और आप वहां पर सही करके ना आए, गोले गलत भर के आए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी है तो हमारे साथ बैठ के काम करना पड़ेगा और आप लोगों को फिर हमारे साथ हमारे बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट क्लास है, करिए आप। इतने विस्तार पूर्वक एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। और यदि किसी व्यक्ति को मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे जुड़ना है, मुझसे और इंपॉर्टेंट चीजों की आपको जानकारी चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। आपको इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, ये तीनों दे रखी हैं। इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। ये मेरा लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज इस कोड को इस्तेमाल करिए। आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज इतनी क्लास रखते हैं और अगली क्लास में फिर किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।